हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का बना हुआ है, बट इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं 2018। एक लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इसके अंदर आपके पास आई हुई हैं। चेक करते हैं कि चैप्टर आपका किस तरीके से चलेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग आपको बहुत सिंपल लगेगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, ये नहीं आ सकती हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है, इस चैप्टर की कवरेज अच्छी है, ठीक है। कवरेज तो देखो, आपको मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी चैप्टर में बोला कि नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ही ये बन चुका है कि हर चैप्टर में से कुछ आएगा ही आएगा, और इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को सीरियसली लेते हुए चलना है। और वैसे भी मॉड्यूल 2 के तो सारे चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करती हूँ मैं बहुत सिंपल बातों से। आज की क्लास तो बहुत ही सिंपल ही रहेगी, थोड़ा धीरे धीरे 2-1 क्लास के बाद जाके आपका थोड़ा टेक्निकल बातें आएंगी, वो हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछला आप रिवाइज करते रहो, आप ये समझ के चलो आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता ही है कि धीरे धीरे आराम से चलता रहेगा। इसमें जस्ट आपने वीडियो देखते हुए चलना है और इसको रिवाइज करते हुए चलना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पिछला आपका जो है वो आप अभी छेड़ो ही ना, कि भाई जब खत्म होएगा सिलेबस हमने तो तब करना है। पिछला साथ के साथ आप करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर द डे आपका स्टार्ट हो चुका है, जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। अब आपका मुझे आंसर मिलता रहेगा साथ साथ ही, ठीक है, वो भी होता रहेगा। प्लस अब आपके मॉक टेस्ट मैंने फुल लेने हैं। अगर आपने सिर्फ वैसे पार्ट ए पार्ट बी का भी मेरे को नहीं लगता कि कोई है, आप फुल मॉक टेस्ट ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको जितना लेना है 10 दिन 5-7 दिन जितना टाइम लेना आप ले लो। ठीक है, अपना प्रॉपर पूरा आपके 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। जब आप कंफर्टेबल हो, आप मुझे एक टाइम बता देना, डेट बता देना कि इस दिन से हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, क्योंकि उसी में प्रैक्टिस बनेगी, उसी में 3 घंटे का टाइम पता चलेगा, उसी में पता चलेगा आपको कि हाँ ऑब्जेक्टिव इस तरीके से करना है, मुझे सब्जेक्टिव ऐसे करना है ना, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में पता चलेगा। शुरू में मैं आपको बहुत 6-7 मॉक टेस्ट में तो मैं आपको देती रहूँगी ऑब्जेक्टिव, फिर मैं आपको आगे जाके थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देती रहूँगी। ठीक है ना, तो वो हम अकॉर्डिंगली करते रहेंगे, बट आप बस अब अपना प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आने का क्या पर्पस था? बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग किसी शॉप पे जाओगे, मान लो आप कुछ भी लेने गए हो। मैं कहती हूँ आप एक नई शॉप पे गए हो, आपकी गली मोहल्ले की शॉप नहीं, आप एक नई शॉप पे गए हो, वहाँ पे आपने सुबह बोला भाई ब्रेड दूध एग्स जो भी आप लेने गए हो, नॉर्मल सामान लेने गए हो। ठीक है, तो आप उसे कैश दोगे और वो आपको सामान देगा और आप सामान लेके आ जाओगे। ठीक है, पर अगर आप जस्ट एक बात सोचो, आप एक ब्रेड के डीलर हो, आपका कोई काम है एग सप्लाई करने का, ब्रेड दूध ऐसा कुछ नॉर्मल आपका कोई काम है, बिजनेस है, तो वो आप शॉप से डीलिंग करते हो। तो आपने बहुत बार शॉप्स पे खड़े हुए जो ट्रक में देने आते हैं, ठीक है, लेने आते हैं, बहुत देखा होगा आपने कि कोई ऐसा थोड़ी ना होता कि वो आपके साथ कैश पूरा दे रहे हैं। ठीक है, आप एंट्रियां देखते हो, वो लोग लिख लेते हैं, साइन करवा लेते हैं। ठीक है, बिजनेस जिनके होंगे आप लोग के घर में, तो आपको तो और भी पता होगा कि ऐसा नहीं होता कि भाई जो बिजनेस 2 बंदे कर रहे हैं वो सारा पैसा साथ के साथ ही देंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या बिजनेस, सिंपल बात बोलूँ मैं, किसी ने प्रोडक्शन करी है तो कोई उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, या कोई भी इस तरीके से बिजनेस चल रहा है, हो सकता है वो सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, है ना। सारा का सारा कैश में एक्टिविटी नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगा कैश के अंदर। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लोगों को उधार देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उनका पैसा आएगा, जब वो सामान बिकेगा तो वो आपको दे देंगे, आप आगे रॉ मटेरियल डीलर को दे दोगे, तो वो साइकिल आपकी चलती रहेगी। और सबको पता है कि कौन लाइन में चल रहा है। ठीक है, सबको पता है हाँ ये पुराने बंदे हैं, इस पर विश्वास रखना है। मार्केट में आपने देखा इतनी जल्दी लोग की रेपुटेशन खराब हो जाती है, कारण यही है कि आप किसी को बताओगे वो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो वो बेसिकली एक क्रेडिट वर्दीनेस जो जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत इजीली लोगों को पता चल जाती है। तो अगर हम एक सिंपल सी बात कहें कि मैंने किसी से बिजनेस किया, उधार पे किया, ठीक है ना, तो अब मुझे उसको एक मान लो कि 3 महीने के बाद पैसे देने हैं, पर मैं मुकर रही हूँ, तो ऐसे केस में वो बंदा मेरे ऊपर केस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस चीज़ों के लिए लीगलाइज किया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लाया गया, कि अगर ये एक्ट नहीं होगा तो भाई दुनिया जो है
वो, या आप कह सकते हो कि जो हमारा बिजनेस जो है, इकोनॉमी जो है, वो लोग तो फिर कहेंगे हम कैश में देते ही नहीं, कैश ही में देंगे, हम क्रेडिट पे देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो कल को हम केस करने जाएंगे, हमारे पास ऐसा बहुत कोई प्रूफिंग तो है नहीं है, हमारी अपनी बुक्स में लिखा हुआ है ना, उसको कोर्ट हो सकता है ना भी माने। पर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिसको कोर्ट माने एज एविडेंस, जिस पे कोर्ट विश्वास कर सके, तो फिर तो हर बंदा कहेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर किसी इंसान पे विश्वास करते हैं तो हम उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दे के, एक इंस्ट्रूमेंट बना के हम क्रेडिट पे सामान बेचने को तैयार हैं। मतलब आप देख लो इससे हुआ क्या, इससे बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। ठीक है, एक पर्सन ने, या जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक शॉप खोली, मैं जाती हूँ होलसेलर के पास, ठीक है, या मैं प्रोडक्शन हाउस जाती हूँ, मैन्युफैक्चरर के पास जाती हूँ, वहां से जाके मैंने सामान लिया और मैंने कहा भाई, मान लो दिवाली के सामान लिया, मैंने कहा कि ऐसा है जब दिवाली में आएगी सामान बिक जाएगा, कस्टमर्स पैसा देंगे मुझे, क्योंकि मैं तो रिटेल में बेचूंगी, मैं तो कैश पे बेचूंगी, मुझे सामान का पैसा मिल जाएगा, मैं आपको अगले दिन आके पैसा वापस कर दूंगी। अभी ऐसा करो, आप मेरे से 30% रख लो, ठीक है ना। ऐसे केस में हुआ क्या है, बेसिकली साइकिल कहीं भी रुका नहीं है इकोनॉमी का। मैंने मान लो ऐसा होलसेल डीलर को कहा, होलसेल डीलर ने प्रोडक्शन हाउस को कहा, प्रोडक्शन हाउस ने रॉ मटेरियल डीलर के पैसे देने हैं, तो वो साइकिल जो है वो कहीं रुका नहीं, किसी को कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने और होलसेलर डीलर ने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया कि मैं 3 महीने 2 महीने जब भी मुझे टाइम लग रहा है या मैं पैसे दे सकती हूँ, मैंने वो टाइम लिख दिया और उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो हम बातें कर लेंगे। वैसे आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, भाई हमने तो पढ़ा था, +1 में पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज भी की थी, ठीक है ना, और वो बड़ा इजी सा चैप्टर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का किया था, एंट्रियां सारी की थी। बिल्कुल वही चैप्टर की बात होने वाली है यहाँ पे सारी, ठीक है ना। एंट्रीज आप रिकॉल करनी है तो कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब यही इंस्ट्रूमेंट क्या किया, होलसेल डीलर ने मैन्युफैक्चरर से, प्रोडक्शन हाउस से बना लिया, ठीक है, कि हाँ मैं तुम्हारा पैसा वो 3 महीने बाद देगा, मैं तुम्हारा पैसा 3.25 महीने के बाद दूंगा, मतलब जो भी उन्होंने आपस में एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। ऐसे ही हो सकता है रॉ मटेरियल डीलर के साथ उन्होंने बना लिया, यानी कि सारा का सारा प्रूफ क्या हो गया, लीगलाइज हो गया। कोई हवा में बात नहीं हो रही है, हर चीज लिखी हुई है कि मैं कितने टाइम के बाद दूंगी, अगर मैं नहीं देती तो मुझे इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने लीगलाइज करने का मतलब क्या कर दिया, पेनल्टीज क्या लगेंगी, कैसे कैसे लीगलाइज सिस्टम किया, फिर प्रोविजंस क्या बनाए गए, ये बात सारी एक्ट में आ गई, ठीक है जी। तो इस एक्ट की इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि कोई भी काम रुके नहीं, है ना। अब जैसे कोविड आ गया, अब कोविड की वजह से तो आप देख रहे हो ना, कैश रुक गया, ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। हमें भी पता है आने वाले टाइम में आएगा ही पैसा, ठीक है, नो डाउट, रुका हुआ पैसा खत्म नहीं हुआ, कैश रुक गया, स्टेग्नेशन में आ गया, प्रोडक्शन हो रही है अगर तो कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा इकोनॉमी को लाया जाएगा। तो ऐसे केस में तो नेचुरल सी बात है, क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान में देते चलेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, आपको रीड करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो हमने बातें की वो माइंड में रख लेनी है आपने। एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मीनिंग पे आ रही हूँ सीधा सेक्शन 13 में। देखो जी, मैं ना एक बार, मैं आपको इसके नोट्स, आप चाहोगे तो मैं आपको इसके नोट्स ग्रुप में भेज दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें किसी कोई भी नोट्स आप देखोगे ना, आपको एक चीज़ मिलेगी कि नोट्स के अंदर ना बेसिकली क्या हो रखा है, इनमें स्टडी मैट की लैंग्वेज ही ले रखी है, उसे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मेरी लैंग्वेज के नोट्स नहीं है, बेसिकली मिलेंगे आपको इस चैप्टर के स्पेसिफिकली, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट बुक में से आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अलावा कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना सर्कल करके कि हाँ ये लैंग्वेज हमें चेंज करनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो 1881 की है तो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा इसके अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाता है, ठीक है। अब नोट्स में आपको क्या मिल जाएगा, 3 पॉइंट्स बन के मिल जाएंगे। क्या? पहला, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, राम ने श्याम को दिया, ठीक है, श्याम ने मोहन को दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, हम तो शुक्र करते थे एग्जाम में राम श्याम बस आ जाए, 2 बंदे बड़े हैं, मोहन ना है, क्योंकि मोहन का डिसऑनर होना होता था, फिर श्याम को भी आता था, फिर राम भी आता था, फिर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। मतलब मेरे साथ तो +1 में ऐसे होता था, मैं तो कहती हे भगवान बस राम शाम तक ही रहे, तीसरा बंदा ना आए। तो वो चीज यहाँ पे है कि भाई
फ्रीली ट्रांसफरेबल है, 1% टू अंदर हो जाता है, जैसा उस ट्रेड का कस्टम है भाई, जैसा वहाँ पे उस ट्रेड में चलता है। मेटल में क्या चलता है, प्लाईवुड में क्या चलता है, हो सकता है थोड़ा सा डिफर करता हो, तो वो अकॉर्डिंगली फ्रीली ट्रांसफरेबल माना जाएगा। सिर्फ डिलीवरी से भी हो सकता है, मतलब मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया तो माना गया कि वो ट्रांसफर हो गया, या फिर मैंने अपने साइन कर दी और वो आपको डिलीवर हैंड ओवर कर दिया तो भी माना जा सकता है कि वो ट्रांसफरेबल हो गया है। प्रॉपर्टी जो है किसके हाथ में जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही है बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू के हाथ में। स्टडी पैड में बहुत सारी बातें मिलेंगी जो हमें नहीं भी करनी है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स से करना वो नोट से कर लेना, बट ये वीडियो समझते हुए स्टडी मैट जरूर खोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम, वीडियो समझते हो, ठीक है। बोनाफाइड बंदा कौन था, इनोसेंट था, सच्चा था, ईमानदार था, ठीक है, यानी वो चोर नहीं था। चोर कौन होता है, जो मेलाफाइड पर्सन होता है। तो भाई जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है जिसको मिला फॉर वैल्यू, ऐसा नहीं कि किसी चोर को मिला। सपोजिंगली मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैं लेके जा रही थी, उस इंस्ट्रूमेंट पे मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने किसी पर्सन राम को देना था, ठीक है, रास्ते में क्या हो गया, एक चोर ने चोरी कर लिया वो इंस्ट्रूमेंट मेरे से। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, उस चोर को बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। एक्ट ने साफ साफ कह दिया कि वो पर्सन बोनाफाइड होना चाहिए, फॉर वैल्यू उसे वो चीज़ मिली होनी चाहिए, यानी कि वो पर्सन जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं सेक्शन 13, देखते हैं एक बार ध्यान से, बहुत सिंपल है। 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके बारे में आपने पीएचडी की हुई है, प्रोमिसरी नोट जिसके बारे में आया तो था बट कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता प्लस 1 प्लस 2 में, वो थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन कई बार वाइवा में पूछा जाता है, अदरवाइज वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो हम समझेंगे क्या है। चेक, चेक अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, अगर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी लिंक करते हुए चेक को चलेंगे। ईदर टू द ऑर्डर और बियरर, बात को बहुत ध्यान से समझ लेना है, ईदर टू द ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या है। मैंने ना इंस्ट्रूमेंट, मैंने भी सिर्फ वर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ, मैं तीनों में से कोई वर्ड नहीं कर रही कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी है कि चेक है। इंस्ट्रूमेंट एनआई बोल देती हूँ मैं, पूरे चैप्टर में एनआई बोलती चलूंगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने एक एनआई जो है मेरे पास एक बना हुआ, ठीक है, एक एनआई है, उस पर लिखा हुआ है पे टू राम, ठीक है जी, पे टू राम की जगह शाम है, जो भी मैंने लिखना है, पे टू पर्सन लिखा, यानी कि मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ कि पे किसको करना है, भाई मेरे पास पैसा मत लेके आना, 3 महीने का टाइम तुम ले रहे हो, मेरे पास मत लेके आना, क्यों, क्योंकि मैंने तो खुद राम के देने हैं, मैंने खुद राम के देने हैं, मैं उसे कह देती हूँ कि 3 महीने बाद तुम्हारे घर कोई आएगा और तुम्हें इतने पैसे जितने बनते हैं वो दे के जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया पे टू राम, अब जिसने मुझे पैसे देने हैं वो मुझे नहीं देगा, वो किसको देगा, वो राम पर्सन को पैसे दे देगा, सिंपल है। मैंने ऑर्डर कर दिया, भाई आपने मुझे नहीं पैसे देना, आपने राम पर्सन को पैसा देना है। और बियरर, और बियरर का मतलब क्या है कि जिसके हाथ में वो होगा एनआई इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में होगा उसे पैसा मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिखा, लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैंने इंस्ट्रूमेंट राम को दिया, राम ने श्याम को, श्याम ने मोहन को, मोहन ने सोहन को, आगे आगे करके 5-7 बंदों के बाद चला गया, मान लो कि 6 बंदों के पास चला, 6th पर्सन के हैंड में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आज की डेट को वो मैच्योर हो रहा है, 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, आज की डेट को मैच्योर हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। मैंने तो टू द बेरर लिख दिया था और मैंने आगे आगे वो ट्रांसफर कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, या मैं साइन कर दूंगी या मैं सीधा दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दे दिया, राम ने शाम को करते कराते एक सोहन पर्सन के पास वो एनआई पहुंच गया। अब आप कहोगे कि मान लो मिस्टर ए ने मेरा पैसा देना था, ठीक है ना, अब मैंने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि पे टू राम या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मिस्टर ए क्या मेरे घर आएगा और पूछेगा, देखो वो मेरे घर आएगा ना, इससे पहले ही जनरली क्या होगा कि सोहन जो है ना वो मिस्टर ए के घर पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, मैंने राम को दिया था, हो सकता है वो राम के घर पड़ा इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है कि राम ने मोहन को दे दिया, शाम को दे दिया, हो सकता है शाम के घर पड़ा, शाम ने मोहन को दे दिया, हो सकता है मोहन के पड़ा, पर असल में तो सोहन के घर पड़ा था। अब इतनी बीच में गड़बड़ हमें क्या पता, हम तो अपने अपने घर में अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना।
तो ऐसा है सोहन, तुम्हें पता है आज की डेट को मैच्योर होना है, तुम अपने आप सुबह सुबह पहुंच जाओ किसके घर, मिस्टर ए के घर। ठीक है, मिस्टर ए ने कहा भाई मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना है। मिस्टर सोहन ने क्या किया, मिस्टर सोहन ने मिस्टर ए को वो एनआई दिखाया, उसने कहा कि भाई ऐसा है तुमने किसी का देना, तो वो ऐसे ऐसे आगे 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 करके आ गया। तो वैसे कहने की बात भी नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इज सफिशिएंट, इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट है, वो शो किया हाँ भाई ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसके हाथ लगा, बियरर का मतलब आपको पता है जिसके हाथ लगा उसका इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो भाई ये इंस्ट्रूमेंट तो मेरा है, मुझे पैसे दे दो। मिस्टर ए ने मेरे पैसे देने थे, उसने उसको दे दिया, उतना अमाउंट लिखा हुआ था जितना देना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना। बियरर का मतलब क्या है, जिसके हाथ में होगा। जैसे कि आपको जो आपका नोट है आपके पॉकेट में 10 रुपीज का नोट है, उस पर भी लिखा होगा आई पे टू द बियरर, मतलब वो नोट आपकी पॉकेट में है तो आप बियरर हो, आपके 10 रुपीज माने जाएंगे, वो वैल्यू 10 रुपीज की आपको मिलेगी। अगर वही नोट मेरे पॉकेट में है तो वो 10 रुपीज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है ना, उस पर लिखा थोड़ा ना होता है कि वो राम का है कि श्याम का है कि सोमन का है। ठीक है, वो जिसके हाथ में है उसका। चलो जी आगे चेक करते हैं। ये सिंपल बात है, नोट्स में ऐसे कवर ये 2-3 बातें नहीं की क्योंकि बार बार रिपीट हो रही हैं बातें। पेबल टू ऑर्डर कब माना जाएगा, जब साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई पेबल टू ऑर्डर करो। When it is expressed to be payable to a specified person or does not contain words prohibiting its transfer। साफ साफ लिख दिया पे टू राम पे टू श्याम, ठीक है, तो माना जाएगा कि भाई हमने इस पर्सन को पे करना। पेबल टू बियरर कब माना जाएगा, जब साफ साफ लिख दिया कि पे टू द बियरर। ठीक है, या फिर क्या हुआ, when only or last endorsement on the instrument is an endorsement in blank। मतलब मैंने क्या किया, मेरा इंस्ट्रूमेंट जो था ना, मैं मेरे पास है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे आगे टू आगे टू आगे चला, जैसे रामश्याम मोहन बोला था, बट किसी का नाम नहीं लिखा जा रहा उसके अंदर, है ना। जैसे कि हुआ क्या बेसिकली, मैंने और आपने, ठीक है, मैंने और मिस्टर ए ने मिलकर एक इंस्ट्रूमेंट जो बनाया था। ठीक है, मान लो बिल की बात है। अब हुआ क्या था, वहां पे हमने एक बात अग्री करी। ठीक है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट में ये लिखने की बजाय कि पे टू ऊर्जा, ऐसा नहीं लिखा। मैंने क्या बोला, क्या लिखो भाई, पे टू के आगे मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, ब्लैंक डाल दिया। क्यों, मैंने कहा ऐसा है मेरा नाम मत लिखो। ठीक है, मैं किसी और को दूंगी, वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वो किसी और को देगा, फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, 3-4 बंदों को पे करनी पड़ेगी, तो कोई उसका फायदा नहीं है, जैसा ब्लैंक ट्रांसफर में होता है शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वहाँ पे ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैच्योरिटी डेट वाले दिन जो पर्सन मिस्टर ए के घर आएगा, चाहे वो सोहन है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो राम है, उसको पैसा मिल जाएगा। यानी फिर से क्रक्स तो वही हुआ ना कि पेमेंट किसको हो रही है, बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट हो रही है। आगे चलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। ठीक है जी, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स का मतलब क्या है भाई, वो चोरी वाला बंदा नहीं होना चाहिए, वो चोर नहीं होना चाहिए, वो एक बोनाफाइड पर्सन होना चाहिए। जितने मर्जी का ट्रांसफर करो, राम ने, श्याम ने, मोहन ने, आगे टू आगे टू आगे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉमिस होता है, ऑर्डर टू पे होता है, अनकंडीशनल होता है। ऐसा नहीं अगर बारिश हुई या ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आपको पता है अच्छे से, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर होता है कि हाँ 3 महीने 2 महीने 1 महीने बाद मैं तुमको इतनी पेमेंट दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर मेरा मन किया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, अनकंडीशनल ही माना जाएगा। द प्रॉमिस वगैरह पेड किसका है, मनी ओनली। ठीक है ना, सिर्फ मनी की बात यहाँ पे की जा रही है, और ये नहीं कि जितना खर्चा बनता है उतना देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, पेमेंट का अमाउंट 10, 20, 30 लाख, 1000, करोड़ जो भी करना है वो फिक्स होगा। ठीक है, कोई भी जो ये नहीं साथ में 4 चेयर और 10,000 रुपये नहीं, पेमेंट मनी ओनली की बात यहाँ पे की जा रही है, सिर्फ वही यहाँ पे रखा गया है। सेक्शन 118 को मैं अभी नहीं छेड़ती हूँ, मैं इस पर वापस आ जाती हूँ नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि फ्लो आपका ना टूटे। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने बेसिकली एक नॉर्मल जनरल बातें की हैं। अब वो ना आपको तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वो फ्लो खत्म ना करूँ, बीच में प्रिजम्पशंस को मैं नहीं लेके आ रही हूँ, मैं साथ के साथ प्रॉमिसरी नोट पे चलती हूँ। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मैं
पे करूंगा, मैं प्रॉमिस करूँ, है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पे करूंगी, इतने महीने के बाद इतना पैसा इस पर्सन को मैं पेमेंट करूंगी, ठीक है, या फिर बियरर को पेमेंट करूंगी, ठीक है, जो भी आपस में हमारा तय हो जाएगा, अग्री हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करी जाएगी। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, और ये ना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। इस बैंक नोट अ प्रॉमिसरी नोट नहीं, करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट है नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग से बाकी बातें तो सारी बन रही है, कंडीशंस फुलफिल हो रही है, प्रॉमिसरी नोट जैसा लगेगा एक बैंक का नोट, पर है नहीं, साफ साफ एक्ट ने लिख दिया। अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, मेकर खुद से साइन करके दे रहा है कि हाँ मैं पैसा पे करूंगा सर्टेन सम, ये भी कोई इनडेफिनेट नहीं है, पूरा डेफिनेट, पता है इतना पैसे की बात की जा रही है, या तो सर्टेन पर्सन को या बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। The person who makes the promise to pay is called the maker, he is the debtor and must sign the instrument. जो पे पर्सन होगा who will get the money is called the pay. जो बना रहा इंस्ट्रूमेंट है ना, उसने पैसा देना है, मेकर है। फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट देखते हैं, बहुत सिंपल है, इन राइटिंग होगा, इट इज नॉट सफिशिएंट, ओरल प्रॉमिस इज नॉट सफिशिएंट, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मुझे देना है, ठीक है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड, क्या इज इट ए प्रॉमिसरी नोट, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, बहुत सिंपल बात है। वैलिड प्रॉमिसरी नोट एज द प्रॉमिस टू पे इज डेफिनेट, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, इसमें कहीं ये नहीं कह रहा आई ओ यू का मतलब तो वो है ना कि हाँ मैंने देने हैं, ये लिखो कि मैं कब दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस टाइम को दूंगा। डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन परफॉर्मेंस ये होगा या ये नहीं होगा, हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ठीक है। However, promise to pay something subject to a condition which according to experience is bound to happen. क्या हो सकता है इसके अंदर, भाई जब तुम्हारा सामान ट्रक लोड हो जाएगा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगा, ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो होनी है ना, ये तो कंडीशन है कि जब तुम मुझे करोगे, सामान भेजोगे, तुम्हारा ट्रक आएगा मेरे घर पे, सामान मेरा लोडिंग में हटाऊंगा, अनलोडिंग करूंगा, तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I promise to pay the 500 rupees 500 rupees 7 days after my marriage with C. ठीक है, पता नहीं सी के साथ हुए या सी गई कहीं और, फिर हमें क्या पता, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कंडीशन तो ठीक ठाक नहीं लग रही है, यानी कि ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये अनकंडीशनल चीज नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 ऑन D's डेथ, डेथ इज सर्टेन थिंग, हर पर्सन की होनी है, देयरफॉर प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड। आगे देखो, एक आधा ऐसे घर में कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 ऑन D's डेथ प्रोवाइडेड डी, फिर से आगे कंडीशन लग गई है, ठीक है, ये कोई खास बात नहीं बनती है, कंडीशन लगाना बिल्कुल गलत चीज़ है, कंडीशन ऐसी ही लगाना जो हो ना हो हमें नहीं पता, अनसर्टेन है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एक्ट के अंदर। प्रॉमिसरी नोट साइन बाय द मेकर होना चाहिए, अगर साइन नहीं होगा तो फिर तो कोई भी लिख दे, किसी का भी नाम करके अपना कर लिखता रहे, है ना, तो वो कोई बात नहीं बनती। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, देखो 500 रुपीज एंड डिलीवर ब्लैक हॉर्स की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं कवर होगा। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पेमेंट सर्टेन मनी की होनी चाहिए, मेकर जो लिख रहा है वो सर्टेन पर्सन है, पे सर्टेन पर्सन है, ठीक है ना, डिफरेंट पर्सन है। A promissory note cannot be made payable to the bearer. Only the reserve, वो तो अलग चीज हो गई। क्या कहते हैं, promissory note cannot be made payable to the bearer as per RBI Act, ठीक है, RBI Act को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है, तो हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अपने अपने फीचर्स हैं। आप ये मत कहना कि अभी तो हमने पढ़ा था बेरर वाली बात, भाई वो जनरल पॉइंट्स थे, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जनरल पॉइंट्स थे, ये पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट के पॉइंट है, ठीक है, तो कह रहे कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेरर। Promissory note must be properly stamped as per the provisions of the Indian Stamp Act. चलते हैं आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं।
ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से एक बार गो थ्रू आप करोगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इन राइटिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन नहीं, बारिश हुई तो मैं पैसे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप समझने के लिए कैपेबल हो। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू मेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो ना, बच्चों में प्लस वन में भी हमने देखा है, कई बार बच्चों के डाउट होते हैं प्रोमिसरी नोट कौन लिख रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिख रहा है, तो वो अलग अलग पर्सन लिख रहे हैं। प्रोमिसरी नोट तो वो बना रहा है, वो मेकर है जिसने पैसा देना है, और बिल ऑफ एक्सचेंज वो लिखता है, मेकर वो है जिसने पैसा लेना है। ठीक है, वो लिखता है, लिख के याद होगा ना आपको, देता था जिससे पैसा लेना है उसने, उसको देता था, वो साइन करता था, साइन करके वो वापस करता था। ठीक है ना, तो वो चीजें रिकॉल आपने करनी है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सम ऑफ मनी, या तो खुद से खुद का नाम लिखवा देगा, या फिर लिख देगा राम का नाम, या फिर कहेगा भाई मैं तो बेरर लिखवाऊंगा, जिस मर्जी के हाथ में हो वो तुम्हारे घर आके पैसा ले लेगा। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? पार्टीज कौन कौन बनती है इसके अंदर? वही वाली ABC, राम श्याम मोहन, 3 बंदे बनते थे ना, ड्रॉ, ड्रॉई, पे, ये सब बातें आपने की हुई है। मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर होता है। ठीक है, द पर्सन डायरेक्टेड टू पे, जो पैसा दे रहा है वो ड्रॉई हो जाता है। एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा, लाइबिलिटी उसकी अनकंडीशनल है, प्राइमरी है, मतलब उसको पैसा देना ही पड़ेगा, फर्स्ट लाइबिलिटी उसी पर्सन की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसके यहाँ पे किसी और के पास जा रहे हैं, हम उसी पर्सन के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए। अच्छा, वो अगर इंडोर्स हमने किसी और को दे दिया, राम ने श्याम को दे दिया अगर, है ना, श्याम ने मोहन, तो फिर वो पेई पर्सन कौन है? जिसको लास्ट में पैसा मिलता है। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ही पड़ा हुआ है तो पेई भी मैं ही हूँ, ड्रॉर भी मैं ही हूँ। अगर वो मैंने किसी और को दे दिया इंस्ट्रूमेंट तो ड्रॉर तो मैं हूँ, बट पेई वो पर्सन है जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। पिक्चर एक बार रीड कर लेते हैं, जो मेरे को लग रहे हैं ना कि आपको थोड़ा टफ है, वही कर लो। ई पॉइंट देखना है आपने सीधा मेरे साथ। ड्रॉर अलग है, ड्रॉय अलग है, पे अलग है। ठीक है, कह रहा है वैसे तो तीनों अलग अलग होंगे, बट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या हो सकता है? वन कैन प्ले द रोल ऑफ 2 पर्सन। ठीक है, बट एटलीस्ट 2 पर्सन तो होंगे होंगे, एक ने पैसा लेना, एक ने पैसा देना, सिंपल सी बात है। आरबीआई एक्ट के हिसाब से सेम बात आ जाएगी यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। सम सर्टेन होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली होना चाहिए, साथ में ब्लैक हॉर्स नहीं आएगा, स्टैंपिंग यहाँ पे होनी चाहिए। प्रोसेस देखना आप देख लो, वैसे आप लोग को पता ही होता है। गेट यहाँ से शुरू, सोल्ड गुड्स एंड ड्रॉ बिल। ठीक है ना, वो जो आपने एंट्रीज के लिए किया होगा। ठीक है, इसने बिल बना दिया, अब ये ड्रॉ है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल बिल बन गया, मैच्योरिटी जाके इसने पैसे दे दिए पेमेंट। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इनके डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन है, दोनों कवर्ड है आपकी। नेचर चेक करना आपने, प्रॉमिस टू पे मनी है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट है, मेरे को या किसी और को ऑर्डर किया जा रहा है, किसी और के नाम के लिए ऑर्डर किया जा रहा है। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा लायबल है वो खुद ही बना रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। पेबल टू बिलर चेक करना, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द bearer. On the other hand, bill of exchange can be drawn payable to the bearer. However, it cannot be payable to bearer on demand. क्या बात बनती है? हमने लिख दिया payable to the bearer, ठीक है, बट वो डिमांड में नहीं हो सकता है। कह रहा कैन नॉट बी पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, मतलब जब मेच्योरिटी होगी जिस दिन, 3 महीने बाद है का टाइम लिखा हुआ है, 3 महीने के बाद जिसके हाथ में होगा, बेयरर जो होगा वो जाके पैसा ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं कि वो 1 महीने के बाद जाके ही बोले, डिमांड करे, ठीक है, कि भाई मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि एक मैं थोड़ा सा, क्योंकि लिखा नहीं है, स्टडी मैट नहीं कवर कर रहा, आगे पीछे करता है बहुत ज्यादा, आपको पता है चैप्टर में। एक बात मैं आगे लिंक करना चाहती हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टाइप क्या हो जाती है, पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड ना बिल्कुल चलता नहीं है, ठीक है, नो डाउट वो आज की डेट में कोई प्रैक्टिकल आप उसका कुछ भी नहीं देखोगे, क्योंकि उसमें एक वियर्ड चीज है। क्या?
बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, उसमें ऐसा नहीं लिखा मैं 1 महीने बाद पेमेंट लूंगी या तुम दोगे पेमेंट मुझे, ठीक है, या 2 महीने बाद पेमेंट, नहीं, उसमें लिखा पेबल ऑन डिमांड। जब डिमांड की जाएगी तब तुम्हें पे करना है, ठीक है। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, यानी टाइम पीरियड नहीं लिखा है बट पेबल ऑन डिमांड लिखा है, ये अलाउड है, ठीक है, आपके हिसाब से ये चीज अलाउड है। पर उसमें ना राम श्याम मोहन का नाम लिखा होना जरूरी है, वो बेरर को नहीं वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने बेरर को देना है ना तो उसमें आपने टाइम बाउंड लिखना ही लिखना है। अगर आप बेरर को दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ 1, 2, 3 मंथ लिखना है, 4, 5 जो भी लिखना है आपको लिखना ही पड़ेगा उसके, ठीक है ना। तो ऐसे केस के लिए कह रहे हैं, कह रहे ड्रॉन पेबल टू बेरर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर यहाँ पे लिख लो चाहे आप, इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज the negotiable instrument payable on demand, then it cannot be payable to bearer, ठीक है, तब bearer नहीं माना जाएगा, तब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होना जरूरी है। आगे चलते हैं, चेक की बातें करते हैं। चेक का प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों ने तो मुझे पेमेंट कर दी, ठीक है, ऑनलाइन कर दी, मान लो आप कहते कि हम तो चेक से पेमेंट करेंगे, ठीक है, चाहे आपने मुझे कोरियर से भेज दिया या आपने आते जाते मेरे घर पे पकड़ा दिया, ठीक है, मेरे पास एक चेक आ गया। अब बेसिकली हुआ क्या है, मेरे को ना आपने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, ठीक है जी, मैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके अपने बैंक में जा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने बैंक में गई, जहाँ पे भी जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है, आपने जो मुझे चेक दिया, आपने कौन से बैंक का दिया, भाई जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आपका मान लो अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है, मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में, मैं एक्सिस बैंक में जाती हूँ, ठीक है, वो चेक लेके एक फॉर्म फिल करती हूँ, वो मुझे वहीं से मिलेगा, वो फॉर्म फिल किया, साथ में चेक अटैच कर दिया, और मैंने वो ड्रॉप बॉक्स में, चेक बॉक्स में, या वैसे तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे बैंक ब्रांचेस में जाओगे ना, एक्सिस वगैरह, वहाँ पे आपको वो मिलेगा, प्रॉपर मशीनरी है, ठीक है, वो साथ के साथ 2 सेकंड के अंदर चेक का स्कैन करके ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं थोड़ा सा पुराना भी बता देती हूँ आपको, ठीक है, वो चेक मैंने किसी भी तरीके से डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब होगा क्या, 2 दिन के बाद पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है, आप जिसका पैसा डेबिट हुआ, जिसने पैसा दिया, जिसने चेक दिया, ठीक है, जिसने चेक बनाया लिखा, मैं जिसे पैसा मिला, और बैंक, ठीक है, जो पैसा पे कर रहा है, बेसिकली देखा जाए तो इन 3 पार्टी से रिलेटेड हमने बातें करनी है। चेक की बहुत सिंपल बातें हैं। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के माइंड में आता है, भाई बैंकर के ऊपर ड्रॉ करने वाली बात समझ में नहीं आ रही। एक बंदे ने सामान बेचा, दूसरे ने पैसे लेने हैं, अब बैंकर बीच में कहाँ से आ रहा है। देखो वो कह रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर बैंकर को किया जा रहा है कि बैंकर तुम ना मेरे ऊर्जा के अकाउंट में क्रेडिट कर दो इतने पैसे। वो कैसे ऑर्डर दिया जा रहा है, चेक के थ्रू, है ना। वो ऑर्डर लेके मैं एक्सिस बैंक में गई। अब हुआ क्या होगा, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के बीच में लिंकिंग हुई, कनेक्शन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है जी। HDFC बैंक को रिक्वेस्ट गई कि हमारे को इस अकाउंट से पैसा डेबिट करना है, क्योंकि चेक जो होगा, चेक पे अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन ए का चेक है, तो ए के अकाउंट दिस अकाउंट नंबर से डेबिट करो और हमें यहाँ पे किसी के अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है जी। तो वो सारा काम बैंकर ही कर रहा है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत फनी बात है वैसे तो। सोचो जरा, मैंने चेक को अपने अकाउंट में रख लिया, ड्रॉर के अंदर पड़ा हुआ है, मैं सोचो पैसे नहीं क्रेडिट हुए, पैसे नहीं क्रेडिट हुए, क्यों नहीं हुए, ठीक है। लगता है जैसे मान लो कि कोई नेहा पर्सन है, मैंने कहा लगता है नेहा ने अपने बैंक वालों को कहा नहीं मेरे पैसे मेरे अकाउंट में पैसे डालने के लिए। भाई वो कैसे हो सकता है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर, NEFT RTGS के अंदर वो होता है। पर हम चेक की बात कर रहे हैं, हम तो बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, है ना। हम चेक की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो चेक आया ना मेरे पास, वो ड्रॉर में मत रखो, वो जाती बैंक को दो। कह रहे नॉट पेबल ऑन अदरवाइज ऑन डिमांड, मतलब मैं जाके डिमांड करूंगी तभी वो पैसा मुझे मिलेगा, ठीक है। अपने आप नहीं सपना आएगा कि हाँ इस अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना है, ऐसा नहीं होगा। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रांसलेटेड चेक एंड चेकिंग, मतलब चेक की डेफिनेशन है एक्ट के हिसाब से,
कहते हैं कि चेक इंक्लूड्स, चेक का मतलब ये भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो है ही है, ये भी है जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्कैंड चेक की बनती है। ठीक है, देखो ट्रांसलेटेड का मतलब मैं आपको एक सिंपल बता रही हूँ, स्कैन समझ लो। यानी कि हुआ क्या, एक्सिस बैंक ने, मैंने एक्सिस बैंक को जो चेक दिया ना, उसने उसको स्कैन किया, उसने स्कैन करके एचडीएफसी बैंक को भेज दिया। ठीक है, वो जो स्कैन चेक गया उसका नाम क्या है, ट्रांसलेटेड चेक। ठीक है जी, वो ट्रांसलेटेड चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह लो, एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी कह रहा है, या ट्रांसलेटेड चेक भी कह रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी सेक्शन 6 में कवर होगा चेक के डेफिनेशन में। ठीक है, वो भी एक चेक ही माना जाएगा, चाहे वो सिर्फ एक स्कैन्ड कॉपी है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, बट वो चेक ही माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें। आगे चलते हैं। पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जब मैं जाऊंगी प्रेजेंटेशन करूंगी बैंक के सामने जाके, तभी मुझे पैसा मिलेगा। बैंक कोई भी बैंकर हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। ये सारा आपको यहाँ से करने की लर्न करने की जरूरत है, सिर्फ नॉर्मल समझ लेते हैं हम। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, ऑनलाइन चेक है, सिक्योर्ड है, क्योंकि भाई कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, पासवर्ड वगैरह सब लगे होंगे, डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसके ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि चेक करने के लिए एचडीएफसी बैंक वाला चेक करेगा कि हाँ सच में नेहा ने साइन किया है, वहाँ पे उनके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स लगे हुए हैं, सब कुछ हो रखा है। ट्रांसलेटेड चेक का मतलब क्या है, जो क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, वेदर पेइंग और रिसीविंग द पेमेंट, क्या मतलब बन रहा है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह ये क्या करते हैं, ये फटाफट से स्कैन चेक को रख लेते हैं। ठीक है ना, ताकि ये थोड़ी ना एक्सिस बैंक वाला वो चेक को पोस्ट से भेजेगा एचडीएफसी बैंक में, ऐसा तो नहीं होगा ना, सारा का सारा काम स्कैनिंग के थ्रू ही किया जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। पार्टीज टू चेक देखो, ड्रॉर कौन है, जो बंदा बना रहा है, चेक मेकर है। ठीक है ना, जैसे नेहा, हमने एग्जांपल में नेहा ले लिया। ड्रॉयर कौन है, द स्पेसिफिक बैंक ऑन होम चेक इज ड्रॉन, ही मेक्स द पेमेंट ऑफ द चेक, यानी हमारे एग्जांपल में कौन हुआ, एचडीएफसी बैंक। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड कौन है, यानी कि ये आप देखोगे नहीं प्रैक्टिकली, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं देखते कि एक पर्सन के अलावा, ठीक है, दूसरे पर्सन का नाम लिखा जाना। when in the bill or in endorsement thereon the name of person is given in addition, कि अगर ये नहीं दे सकता तो इमरजेंसी में आपने किस पर्सन के पास जाना है, उसका नाम वहाँ पे दिया होगा। ये आ जाता है क्वेश्चन, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, एग्जाम में फ्रीक्वेंट है। तो अगर वहाँ पे किसी और पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि हमें इमरजेंसी में उस पर्सन के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहा, जिसकी प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी लाइबिलिटी, वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो हम किसी और पर्सन का जिसका नाम लिखा है उसके पास भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं आपको हर बार ये चीज़ मिलेगी, है ना, हर जगह आपको हर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी। कई जिसके नाम पे दिया गया, यानी कि एग्जाम्पल में मैं हो गई। ये सिंपल फीचर्स वगैरह रिपीट कर रहे हैं। प्रॉमिसरी नोट की फोटो वगैरह देख लेना, आपने चेक की फोटो देख लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है, बेसिक्स आपका कवर है यहाँ पे, फिर एक्सेप्टेंस वगैरह भी आप लोगों ने किया हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। ऑनर वगैरह की छोटे छोटे धीरे धीरे करके हमारा चैप्टर फ्लो में और तरीके से आ जाएगा। चैप्टर दिखने को लंबा है, बट बहुत कुछ इसमें ऐसा कुछ आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बट स्कोरिंग है।